नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और हम इकोनॉमिक्स के साथ आपके सामने हैं। 20 डेज प्लेज का हमेशा से आइडिया था कि कुछ डिफरेंट करना, और उसी में आज तक हम लगे हुए हैं। आज भी हम वही काम कर रहे हैं। देखो होता क्या है, बाकी सारे लोग भी आपका रिवीजन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक नई चीज आपके साथ चालू करने वाले हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर को पूरा देखने के बाद और उसके सारे पार्ट्स देखने के बाद, बट ऑब्वियसली तब भी आपको लगता है कि कोई एक आध ऐसा टॉपिक है जो हमने मिस आउट कर दिया है, या अभी तक जितने भी प्लेज के वीडियोस आ चुके हैं उसके अंदर कुछ भी ऐसा है जो मिस आउट हुआ है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा हर बार एक सेपरेट वीडियो आया करेगा उन पर्टिकुलर डाउट्स को लेके जिनको आपको लगता है कि हमसे मिस आउट हो गए हैं। तो चलिए आज प्रोडक्शन फंक्शन चालू करेंगे, चैप्टर 5 इकोनॉमिक्स डे 6 #बाबा जी की ब्यूटीज के साथ। तो प्रोडक्शन फंक्शन कोई नया कंसेप्ट नहीं है। यह कंसेप्ट आया था 1940 के आसपास, जब इकोनॉमीज की हालत बहुत बुरी थी। नाउ मैं बहुत बुरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आज के कंपैरिजन में देखा जाए, जहां पे हम लोग हर चीज को लॉजिकली सोचते हैं, वहां पे उस टाइम पे उतना उनके पास ना रिसोर्स था, ना ही उनके पास वो एडवांसमेंट था कि कोई उस तरीके से सोच सके। तब दो प्रोफेसर्स ने सोचा कि क्यों ना यार इसको एक प्रॉपर शेप दिया जाए, प्रॉपर फॉर्म दिया जाए, जो हमारा प्रोडक्शन होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, और एक प्रोडक्शन फंक्शन करके कंसेप्ट निकल के आया। तो यार वहां पर दो लोग जो थे, जिनके मैं नाम ले लेता हूं, प्रोफेसर LR क्लीन और जॉर्ज जे स्टिगलर, जो भाई साहब दो लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्शन फंक्शन कुछ नहीं है, एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है, और उसी के थ्रू पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन आज आपको देखने को मिलता है। अभी भी प्रोडक्शन फंक्शन की तब से लेकर आज तक डेफिनेशन या मीनिंग बोल लेते हैं अपन, क्योंकि डेफिनेशन बहुत टेक्निकल हो जाएगा, तो मीनिंग में कुछ खास फर्क आया नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टिल एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन, अब ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशन किसके बीच है? फिजिकल इनपुट्स, और सेकंड आ जाता है आपका आउटपुट ऑफ अ गुड। यानी उन्होंने बोला भी कि इनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इनके एक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इन दोनों का नेचर रिमेन रहेगा सेम। यानी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई ऐसा खास एडवांसमेंट नहीं आ रहा, या कुछ ऐसा नहीं आ रहा जिसके कारण जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाए। क्योंकि जो आज हम बात करते हैं, हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जब बात करते हैं तो बात करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहां पर हमें यह चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है, और जब तक कोई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ऐसा नहीं आ जाता कि इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक बहुत ही यूनिकनेस आ जाए, यूनिक आइडिया आ जाए, तब तक ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशन जैसा बताया जा रहा है वैसा ही चलेगा और वैसा ही रहेगा। इसी को फिर आगे एलैबोरेट किया गया, और उन्होंने बोला यार जैसे हमारा भी एक रिजल्ट होता है, जैसे हमारे स्कूल्स में भी हर एक क्लास में पास होते होते जाते तब हम 12th क्लास तक पहुंचते हैं, तो अगर हम एक स्पेसिफिक अपने ईयर की बात करें तो हमारे लिए वो हो जाता है शॉर्ट रन के, यार चल इस साल नहीं पढ़ा अगले साल पढ़ लेंगे, इस टर्म में नहीं पढ़ा अगले टर्म में पढ़ लेंगे। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी उन्होंने लाइफ साइकिल डिफाइन करना चालू की। उन्होंने बोला कि दो तरह से आपके बिजनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। पहला हो गया आपका शॉर्ट रन, यानी जो ऑपरेटिंग साइकिल आपकी होती है वो हो गई शॉर्ट रन। अगर उनके हिसाब से मैं बात करूं तो वो तो बहुत ही छोटा पीरियड लेके चलते थे, 1 साल, लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको पता हो कि शॉर्ट रन का मतलब होता है ऑपरेटिंग साइकिल, यानी ऑपरेटिंग साइकिल कैन एक्सीड फ्रॉम इवन अबव 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ तक जा सकती है। और लॉन्ग रन ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर का जो टाइम पीरियड है, मतलब मे बी से फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, वो हमारा जो हो जाता है वो लॉन्ग रन हो जाता है। शॉर्ट रन के अंदर उन्होंने बोला दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक हो गया वेरिएबल फैक्टर और दूसरा हो गया फिक्स्ड फैक्टर। अब यार बड़ा कंफ्यूजन, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर क्या है यार? तो उन्होंने बताया वेरिएबल फैक्टर जो होता है ये वो फैक्टर है जो कि प्रोडक्शन के साथ आप चेंज कर सकते हो, और फिक्स्ड फैक्टर्स को आप प्रोडक्शन के साथ शॉर्ट रन में तो चेंज नहीं कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट रन की अभी। तो वेरिएबल फैक्टर्स कैसे हुए? जैसे आप लेबर जो एम्प्लॉय करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो देते हो, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग जो देते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह देते हो, मतलब जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो आपके होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो आप, तो आपके प्रोडक्शन के साथ वो बढ़ जाएंगे। आप प्रोडक्शन कम करना चाहोगे तो प्रोडक्शन के साथ कम हो जाएंगे। अगर आप प्रोडक्शन करोगे ही नहीं तो आपने जो जगह रेंट पे लेके रखी है वो आप खाली करके चले जाओगे। आपने जो लेबर लगा रखा है उनको बुलाना बंद कर दोगे, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे। तो सीधी बात यह है, शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी जीरो, वो हो सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हो कि आप उनको एम्प्लॉय करो और प्रोडक्शन करो। बट जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं इवन इन शॉर्ट रन, दैट कैन नॉट बी जीरो। क्यों यार? अब फिक्स फैक्टर की बात करूं तो दे आर बेसिकली द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब वो एसेट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, अब ये मशीनरी जो है या हमारी खुद की खरीदी हुई लैंड एंड बिल्डिंग, जिस पे हमें रेंट नहीं देना, हमारी खुद की है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, उसकी कॉस्ट तो इनकर हो गई,
वो आपके साथ है परमानेंटली, यानी वो परमानेंटली रहेगी, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी विल ऑलवेज बी देयर। ये हो गए हमारे फिक्स फैक्टर्स। लेकिन फिर उन लोगों ने लॉन्ग रन के लिए बोला यार कि लॉन्ग रन में तो सभी चीजें वेरिएबल है, लॉन्ग रन में तो सभी चीजों को चेंज किया जा सकता है, इसलिए बोला गया कि लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं। अब शॉर्ट रन के लिए एक और चीज बात आई जो आपको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अक्सर मिस करके आते हो, क्योंकि ये चीज आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको लगेगा ये कौन पूछेगा। तो आप याद रखना कि शॉर्ट रन के अंदर डिमांड जो होता है वो डोमिनेटिंग फेस में होता है, यानी हर एक चीज डिमांड के आसपास रिवॉल्व होती है, डिमांड के आसपास देखी जाती है, तभी आपका डिमांड चैप्टर इतना ज्यादा वेटेज रखता है, बिकॉज शॉर्ट रन के अंदर डिमांड इज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड पे बेस्ड होगी, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर हमारे रिसोर्सेस उस हिसाब से नहीं होते हैं कि आप सप्लाई को एकदम से चढ़ा बढ़ा सको। पता नहीं मतलब वही है कि बड़ा घटा दिया कि इसने मांगा चलो 4 दे दो तो 4 दे दिया, 400 दे दिया तो 400, पॉसिबल ही नहीं है। और वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी मशीनरी और आपके वेरिएबल फैक्टर्स की एक ट्यूनिंग बैठी हुई है, आप उसको बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। डिमांड, हाँ, वो उसके थ्रू आपकी प्राइस बढ़ सकती है, कम हो सकती है। अब मैं उधर पर डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। फिर आते हैं लॉन्ग रन में। अब क्योंकि लॉन्ग रन में आप फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो, आप वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो, तो उस कारण से डिमांड और सप्लाई दोनों से इन्फ्लुएंस होती है प्राइस, या दोनों से डिटरमाइन होती है प्राइस। शॉर्ट रन में मैं एक और टेक्निकलिटी भी आपको बता देता हूं, अगर आपको लग रहा हो कि ये चीज लिखनी जरूरी है तो वो ये है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। क्योंकि फिक्स फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, उनको आप फुलेस्ट लेवल पे यूज कर सकते हो, एंड जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनकी लिमिटेशन होती है, आप उनको एक्सीड नहीं कर सकते, एक लेवल तक बढ़ा सकते हो या एक लेवल तक कम कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। एंड दैट इज द रीजन आप चाहकर भी, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप चाह के भी नहीं कर सकते कि यार आप प्रोडक्शन को उस लेवल पे ले जाओ जिस लेवल तक डिमांड जा रही है, या उस लेवल तक लेके आ जाओ जिस लेवल तक डिमांड आ रही है। अगेन इसलिए सिर्फ डिमांड को कंसीडर किया जाता है, सप्लाई को नहीं। ये इतना आप लिखो, मैं आ रहा हूं। तो आज हम याद रखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू अ फैक्टर में बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं भाई, देखो यार, एक होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और दूसरा होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब यह होता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को और एम्प्लॉय करते हो वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन और कितना बढ़ता है। उसी की तरह से जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा भी रहे हो उसके हिसाब से आपके एवरेज में कोई फर्क आ रहा है या नहीं। एवरेज प्रोडक्ट होता है भाई सम टोटल, जो टोटल प्रोडक्ट आपका हो गया, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उससे पता चल जाएगा आपका एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ। और मार्जिनल का मतलब होता है हर एक वेरिएबल यूनिट को ऐड ऑन करने के बाद, मतलब आप वेरिएबल फैक्टर ऐड ऑन कर रहे हो, उसके बाद आपके प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। इसका एग्जांपल लेते हैं। चलो यार, आपके घर में बढ़िया दावत है, आपने सोचा कि चलो यार कुछ लोगों को बुला लेंगे और ये दावत करवा देंगे बढ़िया, मतलब मान लो आपका रिजल्ट एकदम बढ़िया आया, 102% आया आपका रिजल्ट। अब आपने सोचा आपके घर वालों ने कि चलो यार दावत रखते हैं बढ़िया, तंबू अंबू गड़ गए, टेंट वेंट लग गए और सबको बुला लिया आपने। अब क्या हुआ, मोहल्ले के कुछ एक पोर्शन रहता है ना, जो लोग बिल्कुल एकदम नाक चढ़े रहते हैं, अजीब सा मुंह बनाते हैं, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम किसी का खून करके आ गए हो, उनको तुम लोगों ने नहीं बुलाया। बोला यही लोग थे जो मेरे घर वालों को भड़काते थे, तो इसलिए वो उनको तुमने नहीं बुलाया। लेकिन हुआ क्या, अब शाम का टाइम था यार, दावत चल रही थी बढ़िया एकदम अच्छी, मतलब चालू होने वाली थी, चल नहीं रही थी, चलो मान लेते हैं, और वो लोग टहलते टहलते आ गए, उनने 4-6 को और बुला लिया, उनने 8-12 को और बुला लिया। अब यार तुमने तो लिमिटेड चीजें मंगवाई थी, अब तुम क्या करोगे यार, तुम्हें तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ताकि इन लोगों को भी खिला सको। तो उस टाइम पे क्योंकि तुम्हारे पास कढ़ाई चमचे अच्छे, जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं ना, कढ़ाई चमचे वगैरह ये अच्छे खासे थे, बस तुम्हें क्या चाहिए था, अब और वेरिएबल फैक्टर्स लेके आने थे, मतलब एक आध दो लेबर और पकड़ के लाओ जो खाना बना सके, क्योंकि पहले वाले पहले से ही एंगेज्ड है। उसके अलावा जो किराना विराना ग्रोसरी वगैरह होता है वो लेके आना पड़ेगा भाई, ताकि और आटा वाटा लगेगा ना, थोड़ा मुंह पे मार देंगे, थोड़ा कढ़ाई में डाल देंगे, बना देंगे उनके लिए खाना। तो आपने चालू किया बनाना, इससे क्या हुआ, आपका आउटपुट कैसे बढ़ा, जब आपने और एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स लगाए। हाँ, उसके बाद खाना वाना बढ़िया हुआ, तुम लोग टेंशन मत लिया करो, यही तुम्हारे साथ दिक्कत है कि तुम्हें कहानी सुना दो तो तुम लोग को बड़ा एंजॉयमेंट मिलने लगता है, फिर तुम उसी में चले जाते हो कि यार वो छोड़ो कहानी सुनाओ क्या है। नहीं भाई, तो होगा क्या यहाँ पे, तुम लोग वहां पर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जो लेबर वगैरह है, तुम उनको अगर बढ़ा दोगे तो फिर होगा ये कि तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो तुम भाई वांट सेटिस्फाई कर पाओगे।
ये एडिशन करके जो एडिशनल प्रोडक्शन मिला, यही वेरिएबल इनपुट्स हमारे होते हैं जिनके थ्रू हमारा जो आंसर आता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एडिशनल प्रोडक्शन विच यू गेट बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि कढ़ाई नहीं खरीद के नहीं ला सकते, वो तो फिक्स्ड है। थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अगर आप एक आध दो लेबर और लगा दो और थोड़ा बहुत लगा दो। ठीक है, समझ गए ना। अच्छी बात तो यही है कि उनको गेट से ही लौटा दो कि तुम ही लोग थे परेशान कर रहे थे, यहां से उल्टे हो लो, वरना गुलाब जामुन खिलाने की जगह फेंक फेंक के मारेंगे। समझ गए ना। चलो ठीक है, तो दोनों चीजें समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं 3 फेस आते हैं किसी भी चीज के, यानी सबकी एफिशिएंसी, चाहे वो स्मॉल स्केल सेक्टर हो चाहे वो लार्ज स्केल सेक्टर हो। मैं लार्ज स्केल सेक्टर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी इजीली कवर अप कर सकते हैं, यानी सैमसंग, नोकिया या फिर बड़े बड़े शाओमी जैसे ब्रांड ले लो, वन प्लस जैसे ब्रांड ले लो, ओप्पो ले लो। इनकी बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग उस फेस में आते से वापस उभर जाते हैं क्योंकि इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं यहां पे बात करूंगा उस छोटे लेवल के फर्म्स की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, जो कि इस फेस से गुजरते हैं और उसको कवर अप नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही स्मॉलर स्केल पे जाके मैं बात करूंगा। और याद रखना, मैं बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं, गलती से भी अगर आपने एग्जांपल दे दिया ना कि वो तो यार एक लार्ज स्केल फर्म के लिए होता है, ये प्रोडक्शन फंक्शन लार्ज स्केल फर्म के लिए भी लगता है, वही मार्क्स कट जाएंगे। आप रिसर्च कर लो, आप सर्च कर लो, आप सर्वे कर लो, प्रोडक्शन फंक्शन वाला ये पर्टिकुलर टॉपिक इट कैन नेवर बी मेंट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हाउसेस। उनके लिए होता है रिटर्न्स टू स्केल, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगेन मैं बोल रहा हूं ये स्मॉल स्केल के लिए है और आपको याद रखना है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे होगा क्या, 3 फेसेस आएंगे। पहला फेस होगा जहां पे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी आप सोच के देखो, आपने नया नया बिजनेस चालू किया, बढ़िया फुग्गे वुग्गे टांग दिया आसपास, सब बढ़िया, बच्चे बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, आपका नया नया प्रोडक्शन चालू हुआ है, नया नया बिजनेस चालू हुआ है, लेबर लगा हुआ है, बढ़िया एकदम एंथुसियास्टिक है, नई नई मशीन चलाने को मिल रही है, तो फिक्स फैक्टर भी न्यू है और लेबर भी नया है। तो शुरुआत में आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर जब आपको एक मार्केट मिल जाएगा कुछ टाइम में, मतलब मे बी शायद 3 से 4 महीने में, तो आपका प्रोडक्शन जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही आपकी मशीन्स वगैरह एग्जॉस्ट होने लगेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेटिंग साइकिल में, तब आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे आपको दिखेगा कि फॉल हो रहा है। ये 3 स्टेजेस होती है किसकी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी रिटर्न्स टू अ फैक्टर की। मैं इसको और डिटेल में जाके भी एक्सप्लेन करूंगा जब फैक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, हम स्मॉल स्केल फर्म है, यहीं से आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा। और इसी कारण से, क्योंकि हम स्मॉल स्केल फर्म है, हम अपनी मशीनरी और एसेट्स को चेंज नहीं कर सकते, फिक्स फैक्टर विल रिमेन द सेम। अब उसके बारे में दूसरी बात करें अगर, तो वेरिएबल फैक्टर्स यानी लेबर वगैरह, इनको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी कॉस्ट होती है कंपैरेटिवली, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके कारण फिक्स फैक्टर्स को फिक्स रखने के कारण हमारी लिमिटेशंस चालू हो जाती हैं। जहां हमसे बोला जाए कि यार 4 लोग को लेके जाना है, एक कार में लेके चले जाएंगे, लेकिन अगर बोले 15 को लेके जाना है तो हम लिमिटेड हो जाएंगे क्योंकि कार हमारे पास एक है। अगेन फिक्स फैक्टर एक है, कार में पेट्रोल डलवा के 1000 लोगों को घुमा सकता हूं, मैं बार बार घुमा सकता हूं, लेकिन एक ही बार में लेके जाना मेरे लिए लिमिटेशन हो जाएगा। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी लिमिटेशन होता है कि उनके, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, ऑब्वियसली तभी फिक्स्ड है, तो उनके जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनके थ्रू तो वो चेंज लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक अपनी लिमिट होती है और वो चीज यहां पे दिखाई गई है। तो पहले फेस में क्या होगा, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा और आपका जो मार्जिनल है, जो आप एडिशंस कर रहे हो, वो भी आपका इंक्रीज होगा क्योंकि पहला फेस है, मशीन नई है, लेबर नया है, सब कुछ नया नया है। सेकेंड फेस में टीपी इंक्रीज तो होता रहेगा लेकिन उसका रेट डिमिनिश होने लगेगा। जैसे पहले उनको बूम, पहले उनको ग्रोथ मिल रही थी, वो सेकंड फेस में नहीं मिलेगी। और साथ साथ में जो आपका मार्जिन, जो एडिशंस हो रहे थे, शुरुआत में बहुत ज्यादा हो रहे थे क्योंकि सबको आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा था, सब कुछ नया था, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी सब कुछ नए थे, अच्छे थे। अब सेकंड स्टेज में आके आपका एडिशंस जो हो रहे हैं प्रोडक्शन में, वो भी थोड़े से फॉल होंगे। और थर्ड स्टेज में आके बेचारे आप अपने ही रिसोर्सेज के सेटबैक लेने लगोगे क्योंकि आप फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो बेचारे आपके लिमिटेड लेवल तक ही बढ़ सकते हैं। आपका टोटल प्रोडक्शन फॉल होने लगेगा, आपकी एफिशिएंसी में कमी आने लगेगी और आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, जो आप पहले उन्हीं लेबर को लगा के जो इधर तक जा सकते थे, अब उन्हीं लेबर को लगा के आपका प्रोडक्शन नीचे आने लगा है, यानी एमपी बिकम्स नेगेटिव। जो पहले पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा था, अब वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देने लगा है। सो इसी को ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं यार। देखो यार, फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि भाई लेबर वगैरह सब नया है, सब कुछ अच्छा है। सेकंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हुआ, लेकिन अगर इंक्रीज देखा जाए प्रॉपरली, एक मिनट रुकना, इंक्रीज होना चाहिए था तो वो सीधा ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन जो रेट है टीपी का डिक्रीज हुआ और वो हल्का सा फॉल होने लगा। तो सेकंड स्टेज में जाते जाते टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कौन सा रेट हो चुका है उसका, डिक्रीजिंग रेट, और टीपी अपना मैक्स टच कर लेगा सेकंड स्टेज तक आते आते। ऐसे ही पहले स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, अपने पीक पे पहुंचा, सेकंड स्टेज में वो फॉल हो गई होगा, सेकंड स्टेज से ही फॉल होना चालू होता है, और जब टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है तो एमपी 0 हो जाता है। थर्ड स्टेज में आके टीपी जो है वो फॉल होने लगता है और एमपी अपना नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि एमपी नेगेटिव है इसलिए टीपी फॉल हो रहा है। चलो मैं तीनों स्टेजेस को एक बार फिर से बोल रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे। पहली स्टेज
सब जोश में है, सब भरे हुए जोश में कि हमें करके दिखाना है प्रोडक्शन, मशीन नई लेबर नया। तो शुरुआत में पहली स्टेज में शॉर्ट रन में देखा जाए तो आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज में आते आते आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा तो, लेकिन उसका रेट जो है थोड़ा सा कम होगा और एमपी आपका फॉल होने लगेगा। थर्ड स्टेज में टीपी फॉल होगा और एमपी आपका नेगेटिव चला जाएगा। ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अजम्पशंस क्या लेने हैं? पहली चीज मतलब assumptions मतलब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको कांस्टेंट मान के चलनी है, वो है फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं हमने फैक्टर्स टोटल को दो पार्ट में स्प्लिट ऑफ किया है, इससे ज्यादा नहीं किया है। दूसरी चीज, चाहे कोई भी फिक्स फैक्टर हो, इवन इफ इट इज लैंड, ये फिक्स फैक्टर के अंदर कंसिडर किया जाएगा, प्रॉपर्टी को भी, व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चाहे उसकी वैल्यू एप्रिशिएट क्यों ना होती हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। मतलब क्या हुआ इसका? इन्होंने बोला कि आप वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि एक मशीन पे 3 लोग काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी। आप ये देखोगे कि अगर एक मशीन पे 2 लोग काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी होगी। जैसे मैंने आपको दावत की बात बताई थी, उसी में आपको बता देता हूं कि हाँ यार, लेबर आए थे कुछ और उन्होंने सबके लिए नाश्ता खाना पानी बनाया था, आपके परसेंटेज 102% बने थे इसलिए। अब अगर मुझे वहां पे कुछ और लोग मेहमान जुड़ गए तो मुझे उसके लिए अगर थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हाँ, मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं, बड़ा आसान है। थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा भी दिया और थोड़े से लेबर को बुला के। लेकिन अब कढ़ाई चम्मच ये सब चीजें तो सिलेक्टेड ही है, एलपीजी का सिलेंडर जो है वो भी सिलेक्टेड ही है। आप सोचो अगर मैं 100 लेबर ले आऊंगा और, तो क्या एफिशिएंसी भयंकर बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ सकती, क्योंकि फिर आपके फिक्स फैक्टर की लिमिटेशन सामने आ जाएगी कि गैस खत्म हो गई, अब एक ही कढ़ाई है, उसमें कितना डालने, भाई उफनने तो नहीं देंगे नहीं ना यार कि भाई उसमें से फैल रहा है वैल, हाँ नीचे से बटर बटर के डालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी हम उन्हें नफरत करते हैं। नहीं करोगे ना भाई, ऐसा ह्यूमनली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो अगेन आप कॉम्बिनेशंस ट्राई करोगे वेरियस और आप देखोगे कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा है। फिर आ जाते हैं अप्लाइज टू प्रोडक्शन ओनली। सो ये जो हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं, बट ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, तो हम यहां पे उसको सिर्फ प्रोडक्शन से डील करके दिखाते हैं और कुछ भी नहीं। अब आपको ये तभी अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको इसके फैक्टर्स के बारे में बताना चालू करूंगा। तो चलिए आइए डिस्कस करना चालू करते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब आ जाते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे, और इससे आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा कि जो पीछे बना हुआ ग्राफ है, जो आपने भी बना लिया होगा, वो ऐसा क्यों दिखता है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव जाने का मतलब क्या होता है। तो पहले आते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स वगैरह क्यों मिलते हैं, फिर डिक्रीजिंग की बात करेंगे और फिर लास्ट में हम जब बात करेंगे तो हम करेंगे कि नेगेटिव रिटर्न्स क्यों होते हैं। सो इंक्रीजिंग रिटर्न का सबसे बड़ा कारण होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। मतलब आप बड़े एक्साइटेड रहते हो, आपको लगता है कि यार अभी नई नई मशीन है, आपने भी देखा होगा नया नया शौक रहता है एकदम, साइकिल वाइकिल जब नई लेके आए होगे आप बचपन में, तो क्या घस घस के धोते होगे, घस घस के धोते होगे। घर में नई कार आ जाए, आपकी नई बाइक आ जाए, आप बड़े अच्छे से ध्यान रखते हो। तो ऐसे ही लेबर के साथ भी हो रहा है। शुरुआत में मशीन नई है तो सब मिलके बड़े अच्छे से यूज कर रहे हैं, सब बड़े डेडिकेशन से यूज कर रहे हैं, तो वो बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है पहली स्टेज में फिक्स फैक्टर के। देखना उसकी हालत कैसे होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं तुम्हें बताऊंगा, देखना। सेकंड आता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि जो लेबर होता है वो शुरुआत में एंथुसियास्टिक होता है, मोटिवेटेड फील करता है, नया नया काम मिलता है, नई नई मशीन हैंडल करने को मिलती है, तो वो बड़ा एक्साइटेड सा रहता है और उसी के कारण उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ग्रेटर एक्सटेंट तक रियलाइज की जा सकती है शुरुआत में। आप जब सुबह सुबह स्कूल जाते हो, मालूम है आपको तो हमेशा मौत आती है, लेकिन सोच के देखो किसी दिन एक अच्छे मूड में स्कूल गए तो शुरुआत का फर्स्ट हाफ, मतलब कुछ भी ऐसा इवेंट था ना, तो उसके लिए शुरुआत का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा जाता है और उसके बाद लास्ट जो होता है ना, उसके बाद ऐसा भाई मौत आ रही, भाई घर जाना है, सोना है, एक ही चीज़ निकलती है। हाँ मैं समझ रहा हूं तुम लोग हमेशा यही कहते रहते हो कि भाई सोना है, लेकिन मेरी बात समझो, होता है ऐसा जब हम एक्साइटेड रहते हैं किसी चीज के लिए तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, एंड तक आते आते एनर्जी खत्म हो जाती है। यही लेबर के साथ भी होता है कि शुरुआत में मशीन्स पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको रिजल्ट्स भी काफी इंक्रीज्ड वे में मिलते हैं। फिर एक और पॉइंट आता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, और ये पॉइंट अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो होगा क्या कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलता है, क्योंकि मशीन की एफिशिएंसी है 100 यूनिट बनाने की, आप काम तो जीरो से चालू करोगे, अब जीरो से चालू करोगे, 10 यूनिट बनाओगे, 15, 20, 25, 50, 60, 70 ऐसे ही ऊपर के ऑर्डर में जाओगे, क्योंकि आप फिक्स फैक्टर को डिवाइड करके नहीं रख सकते कि यार आज तो 10 यूनिट बनानी है, एक काम करते हैं 90 यूनिट की मशीन काटते हैं यहां से और वहां पे रख देते हैं अलग से। वो मशीन है, आप उसको काट पीट के नहीं रख सकते। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर है, मतलब मशीन तो वो रहेगी जो 100 यूनिट बना सकती है, उसका मैक्स आउटपुट है। आप 10 यूनिट बनाओ या पूरी 100 यूनिट बनाओ, और इसी कारण क्योंकि मशीन 100 यूनिट बनाने वाली आप लेके चलते हो, आपको उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न दिखता रहता है, क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल है गैप, आप जा सकते हो आगे क्योंकि मशीन डिवाइड नहीं हो सकती है। फिर आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे। यहां पे होता क्या है, जो टोटल प्रोडक्ट होता है उसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिलता है, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे होगे। अगर आपने बना लिया है
जो मैंने आपको नोट डाउन करने को बोला था। अब देखना चालू करो उसमें पहला पॉइंट क्या है। सेकंड स्टेज तक आते आते ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स हो जाता है, यानी आपके पास जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, आप एज अ लेबर जो काम करवा रहे थे जो या कर रहे थे, वो आप मैक्स लेवल अचीव कर चुके होते हो, यानी उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक। जैसे अगर एक मशीन 100 यूनिट बना सकती है तो वो लेबर का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर चुके हो जहां तक 100 यूनिट तक आप मैक्स आउट हो चुके हो। दैट इज द थिंग। इसके कारण आपको वो फील आ जाता है कि भाई अब तो पूरा हमने एसेट को यूज कर लिया है, और जब यूज कर लिया है तो इससे आगे नहीं जा सकते, तभी तो आपको रिटर्न उसके बाद डिमिनिश दिखने लगता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका वो फॉल होते हुए दिखने लगता है। तो भाई उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बनने लगते हैं। इसमें भी कंफ्यूजन आता है बच्चों को, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। होगा क्या कि मशीन की एफिशिएंसी थी 100 यूनिट्स तक, मशीन 100 यूनिट तक अपने आप को खींच सकती थी। लेबर का कॉम्बो अब आप उसके बाद कोई भी ट्राई कर लो, अगर मशीन की कैपेसिटी 100 यूनिट्स है तो वो 100 यूनिट्स तक ही जाएगी। लेबर मशीन को रिप्लेस नहीं कर सकता और मशीन लेबर को रिप्लेस नहीं कर सकती। सो अगेन यहां पे एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे। अब मशीन चाहिए 100 यूनिट के बाद एक और, तो 100 यूनिट ही चाहिए। जैसे हम कभी कभार जिद करते हैं और बोलते हैं कि यार हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये दिलवा दो वो दिलवा दो, तो घर वाले बोलते हैं बेटा रुक जा, हम दिलवा देंगे, टाइम लगेगा। नहीं हमें अभी चाहिए। अरे तो कहा हम बन जाएं वो चीज, ये होता है। तो वही चीज बोली गई है कि लेबर मशीन नहीं बन जाएगा अगर आप सोच के देखो तो, क्योंकि लेबर का काम है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन को सपोर्ट करना, मशीन का काम है प्रोड्यूस करना, तो मशीन नई ही खरीदनी पड़ेगी, और क्योंकि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है उससे आगे आप जा ही नहीं पाओगे। लास्ट आ जाते हैं लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर पे। तो लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ये कहता है बिकॉज आप फिक्स्ड फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, या मैं यूं बोलूं अगर, तो आप फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं उनके अंदर कुछ भी इस तरह का चेंज नहीं लेके आ सकते कि आप एक नया ले लो या दूसरा मंगवा लो, क्योंकि यहां पे तो बोला गया ना कि फिक्स्ड फैक्टर यानी फिक्स्ड फैक्टर्स, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। इसी के कारण उनकी लिमिटेशन थी कि 100 यूनिट्स बनाना। अब अगर आप और उनको खींचोगे तो वो खराब होने लगेंगे, वो बार बार सर्विसिंग मांगने लगेंगे, और अल्टीमेटली आपको लगने क्या लगेगा कि यार लो यार प्रोडक्शन होने लगा फॉल, बार बार खराब हो जाती है। वो देखा है ना तुमने, कई बार टीवी ऐसे रिमोट ठोक ठोक के चलाते हैं अपन, टीवी पे लात मार मार के चलाते हैं, कुछ लोग टीवी के ऊपर बैठ के चलाते हैं क्योंकि टीवी चलती नहीं है। वो होता था पुराने जमाने में, होता था, जिनने एंटीना बेस्ड पे टीवी चलाई है ना वो जानते हैं कि कितनी तकलीफों से टीवी चलती थी। तो यही होता है, एफिशिएंसी में फॉल आने लगता है और इसलिए नेगेटिव रिटर्न्स मिलना चालू हो जाते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट आता है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब लेबर को जो चीज अच्छी लग रही थी, अब जैसे मैंने बताया वही चीज अब उन्हें बुरी लगने लगेगी। बोलेंगे यार क्या है ये मशीन, हाँ जब देखो तब यार खराब पड़ी रहती है। आप जाते होगे किसी फोटोकॉपी मशीन की दुकान पे, देखते होगे वो फोटोकॉपी जब करता है ना तो ऐसा अंधेरा आता है ना पेज में, पता नहीं लिखा हुआ नहीं आता, मतलब जो प्रिंट है वही नहीं आता, उसके साथ पूरा अंधेरा आता है। तो वो दिखता है, वो पुअर कोऑर्डिनेशन दिखता है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर के बीच में, क्योंकि वो मशीन को इतना एक्सटेंसिवली यूज कर चुका है कि मशीन ने भी गिव अप कर दिया है, और वो लेबर तो पहले गिव अप करके बैठा, जैसी फोटोकॉपी निकल जाए। ये आपको इसलिए मैंने बताया क्योंकि फोटोकॉपी मशीन बेस्ट एग्जांपल है भाई। आपको दिख जाएगा प्रिंट क्वालिटी से कि इनके बीच का कोऑर्डिनेशन, जो लेबर है और जो मशीन है मतलब एसेट है, उनके बीच बहुत पुअर कोऑर्डिनेशन हो चुका है। तो उनको कभी भी जाओ ना तो बोल के आना, भैया जी आप नेगेटिव रिटर्न में जा रहे हो, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप लॉन्ग रन में जाओ और इस मशीन को चेंज करके फिर से नया काम चालू करो। और क्योंकि आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलता, क्वालिटी वाला नहीं मिलता, तो होता क्या है, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन जो बिगड़ता है ना, उसके कारण जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनकी भी एफिशिएंसी चली जाती है। कई बार हम भी ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई चीज़ सुधारने की कोशिश करते हैं, हो रही बहुत कोशिश करते हैं, नहीं हो रही, तो हम भी गिव अप कर देते हैं उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि उससे कोई रिजल्ट मिलना नहीं है, अल्टीमेटली फिक्स फैक्टर को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी चेंजेस आएंगे। और इस तरीके से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलता है। आपको मैंने बता दिया शुरुआत की स्टेज में इंक्रीज क्यों हुआ, अभी रीजंस भी बता दिया आपको, फिर वो डिक्रीज क्यों हुआ, मतलब जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें आपको हल्का सा कर्व क्यों दिखा, फॉल होते हुए मैक्स पे अचीव होने वाला था ना, वो अचीव होके वहां से फिर फॉल होना क्यों चालू हुआ, नेगेटिव रिटर्न्स क्यों चालू हुए, अब आपको पूरा नॉलेज है। देखो यार, पहला अब रिलेशनशिप जब बात करेंगे, रिश्तेदारी की बात करना चालू करते हैं। तो रिश्तेदारी में जब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, तो पहला वाला तो टीपी और एमपी है, और आपको मैं बाय मिस्टेक बता भी चुका हूं पहला रिलेशनशिप, जो कि याद करना बड़ा आसान है। पता आपने ध्यान दिया था या नहीं, वो ये रहा रिलेशनशिप। इस तरीके से तो पढ़ाई होती है कि बाबा जी ने बता दिया, लेकिन पता भी नहीं कि बाबा जी ने बता दिया, और बाबा जी ने याद भी करवा दिया और हमें पता नहीं कि बाबा जी ने याद करवाया, लेकिन अब तो याद हो सकता है। चलो ग्राफ के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या दिख रहा है, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। दूसरी स्टेज में जैसा मैंने बोला हल्का सा डिक्लाइन आया था टीपी में, तो दूसरी स्टेज में टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट और बट एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। यहां पर एक पॉइंट जोड़ दोगे, व्हेन टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम एमपी बिकम्स 0, और लास्ट में टीपी फॉल्स एमपी बिकम्स नेगेटिव।
हो गए 4 रिलेशनशिप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने बोला अगर नहीं अच्छा लगा, समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि वीडियो तो रहेगा आपके पास जब भी दोबारा देखना हो। और याद हो गया, इतना ही है, जल्दी कर लो। रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, जो रिश्ते होते हैं, वो बड़े आसान होते हैं। कॉम्प्लिकेट बनाने वाले, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाले हम लोग होते हैं। रिश्तेदारियां हमेशा आसान होती हैं, आपको समझने की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की, और आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। जो तुम लोग है ना एकदम से पुराने जमाने में चले जाते हो ना, एकदम फूल पत्तियां घूमने लगती हैं, गलत कर रहे हो। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, और इसके अंदर तुम्हें बड़े कूल तरीके से याद रखना है। तुम्हें एमपी पे नजर डालनी है, और एमपी की हरकतों पे ध्यान रखना है कि एमपी कर क्या रहा है, क्योंकि हमेशा एमपी की गलती होती है, एपी की गलती नहीं होती। अगर एमपी की मैं बात करूं तो लड़का एमपी, लड़का और एपी, ठीक है। सो अगर यहां पे हम देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक ज्यादा है एपी से, तो एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। फिर ये कम होके कहां पे पहुंचा भाई, एपी के इक्वल। जब एमपी और एपी इक्वल हो जाएंगे, सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, पहले पॉइंट में तो मैंने आपको बता दिया क्या हुआ, एमपी जब तक ज्यादा है एपी इंक्रीज होता रहेगा, till the point MP is more than AP, AP increases. Second में, at a point where MP is equals to AP, AP will be at its maximum. AP अपने peak पे रहेगा. Third point, when MP is less than AP, AP falls. Fourth point, at last both MP and AP falls, but MP becomes negative and AP remains positive. खत्म। क्या बताऊं उससे ज्यादा मैं तुम लोग को, बेसिक चैप्टर था, हो गया ओवर। घर जाओ, घर पे तो तुम लोग पहले ही हो। सॉरी बाय। तो भाई लोग ये चैप्टर यहीं पे खत्म। आप लोग बस बैठ के अब प्रैक्टिस करो। और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना भाई, कि आपको कॉमर्स बाबा टीम के मेंबर की तरह अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज छूट गई है, तो कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि हम लोग को पता चल सके कि हमने अगर कोई चीज छोड़ी है तो हम उसे अगले सेगमेंट में कवर कर सके। क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि आप लोगों के लिए छूटे और आपको लगे यार कि बाबा जी ने यार 20 डेज प्लेज में बताया नहीं। एक और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, इस वीडियो को मत करो बट कॉमर्स बाबा चैनल को करो इतना, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरी हो, व्हाट्सएप स्टोरी हो, फेसबुक स्टोरी हो, स्नैपचैट स्टोरी हो, ताकि अगर एक दूर दराज एरिया में बच्चा बैठा है और उस तक किसी भी तरह से न्यूज़ पहुंच सके कि यार फ्री एजुकेशन दी जा रही है आपके लिए, वो भी 12th क्लास में, जहां पे आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग मनी माइंडेड हैं, तो वो फ्री एजुकेशन उस तक पहुंच सके और वो भी कभी लाइफ में आगे बढ़ के आप लोगों का, हमारा या किसी का भी भला कर सके, जैसे हम आज आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से